तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंड दैट इज कैपेसिटर्स। ठीक है, हालांकि टॉपिक तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, क्योंकि इस चैप्टर में फिर से चार्जेस जो है वो एट रेस्ट वाली प्रॉपर्टीज यूज होगी ज़्यादातर। बट हम लोग इसको करंट के बाद इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि करंट वाले चैप्टर में जैसे हम लोगों ने बहुत सारा एनालिसिस किया रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालने के लिए, डीसी सर्किट सॉल्व किए, करंट का वैल्यू निकाला, करंट डिवाइड किया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कॉमन है, तो वो ऑलमोस्ट एक तरह से पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो सारी की सारी सेम चीज़ें कॉपी हो जाएंगी। ठीक है ना, तो उधर टाइम बच जाता है, इसलिए इसको हम थोड़ा बाद में करते हैं। ठीक है, कैपेसिटर है क्या, थोड़ा पहले ये समझते हैं। तो कैपेसिटर समझने के लिए हम लोग वापस से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर वाले पोर्शन पे अगर हम थोड़ा फोकस करें, ठीक है, तो कंडक्टर में हम लोगों ने क्या देखा था। कंडक्टर में ये बोले थे, बोला था हम लोगों ने कि भाई कोई भी कंडक्टर अगर है, ठीक है, और अगर हम इस कंडक्टर को कुछ भी चार्ज देते हैं तो वो सारा का सारा चार्ज जो है इस कंडक्टर के आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो भी चार्ज हमने इसको दिया है, क्यू चार्ज। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करें अगर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कंडक्टर के सरफेस से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये तो मालूम ही है कि कंडक्टर सरफेस पे वो उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनेंगी, सरफेस की उस पॉइंट पे जहां से वो ओरिजिनेट दिखाई जा रही हैं वो परपेंडिकुलर होंगी। तो देखो है क्या, कैपेसिटेंस का मतलब है बेसिकली, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, इट इज बेसिकली एबिलिटी टू स्टोर चार्ज बाय अ कंडक्टर। चार्ज कौन स्टोर करेगा, चार्ज विल स्टोर्ड बाय द कंडक्टर, चार्ज विल बी स्टोर्ड बाय द कंडक्टर, एंड एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज एट ए पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इसको एकदम बिल्कुल बेसिक से अगर हम कंपेयर करें तो ऐसे समझो जैसे कोई वेसल है, लाइक कोई कप है, कोई कप है, कोई मग है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि उस कप का कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम है, और हम बोल सकते हैं कि वो उतना वॉल्यूम वाटर कंटेन कर सकता है। तो उसकी कैपेसिटी बेसिकली क्या हो गई, अमाउंट, मतलब उसको उसको भी हम एक बोल सकते हैं कैपेसिटर है। एक नॉर्मल जो एक कप है वो भी एक कैपेसिटर है, बट उसकी जो कैपेसिटी है वो वाटर स्टोर करने के लिए है। सिमिलरली एक कंडक्टर है, कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो चार्ज स्टोर करने के हिसाब से है। ठीक है ना, बोलो। तो इसमें बनाना ही नीचे डायग्राम। तो इसमें हम लोग क्या क्या बातें लिख सकते हैं, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि ईच कंडक्टर acts as a capacitor, each conductor acts as a capacitor। कोई भी कंडक्टर हो वो एक कैपेसिटर है, समझ लो। आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर हो, स्फेरिकल हो, सिलिंड्रिकल हो, व्हाटएवर, कोई भी शेप हो, ईच कंडक्टर इज अ कैपेसिटर। ठीक है, देन आती है कि कैपेसिटेंस को अगर हमें डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में ये भी लिख सकते हैं कि एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इज डिफाइंड बाय अ टर्म कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम लोग सी से डिनोट करेंगे, और इसमें आगे लिख सकते हैं कि डिपेंड्स ऑन इट डिपेंड्स ऑन फिजिकल डायमेंशंस of the conductor, it depends on physical dimensions of the conductor and surrounding medium, surrounding medium। मतलब बेसिकली कैपेसिटेंस किस किस बात पर डिपेंड करेगा, तो कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा फिजिकल डायमेंशंस पे और उसके सराउंडिंग मीडियम पे। तो हम लोग कैपेसिटेंस जब निकालेंगे डिफरेंट कंडक्टर्स का तो देखेंगे कि ये बात वेरीफाई हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब कैपेसिटर लिखो या कंडक्टर लिखो, एक ही मतलब है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। तो किस फॉर्म में स्टोर हो रही है? चार्ज के फॉर्म में। एंड इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सेंटेंस है कि जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, मतलब जो स्टोर है वो चार्ज के फॉर्म में है। लेकिन स्टोर कहाँ पे है अगर कोई पूछेगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने ये जो एग्जांपल लिया हुआ है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम सरफेस ऑफ कंडक्टर अप टू इंफिनिटी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से लेके इंफिनिटी तक स्टोर है। इसका मतलब ये जो कंडक्टर है जो मैंने सामने बनाया हुआ है, इसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो भी इसके सरफेस से लेके इंफिनिटी तक स्टोर्ड है। तो हमेशा क्या होगा, अगर हम सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट ले लें, पॉइंट ए, और पॉइंट ले लें इंफिनिटी, तो होगा क्या, चार्ज कैरीड बाय द कंडक्टर, यानी कि Q इज ऑलवेज proportional to the potential difference between those points where energy is stored। मतलब मैंने ये लिखा है, ये जो चार्ज Q है ये डेफिनेटली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ये प्रोपोर्शनल होगा VA माइनस VB के। इस पर्टिकुलर केस में वो जो B पॉइंट है वो इन्फिनिटी है, यानी कि इस केस में बोल सकते हैं कि Q जो होगा ये प्रोपोर्शनल होगा VA माइनस V इन्फिनिटी के। तो V इन्फिनिटी तो जीरो हो गया, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो Q होगा ये प्रोपोर्शनल होगा VA के। और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है ना, दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। देख लो एक बार ध्यान से, जितना मैंने इंट्रोडक्शन बताया। ये एक यूनिवर्सल बात है कि जो भी चार्ज कंडक्टर कैरी करेगा, इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स वेयर एनर्जी इज स्टोर्ड। तो मैंने जो सामने कंडक्टर बनाया हुआ है, इसकी एनर्जी कहाँ से कहाँ तक स्टोर्ड है, तो इसकी एनर्जी इसके सरफेस से इन्फिनिटी तक स्टोर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक एक्सटेंडेड है वहां तक एनर्जी स्टोर्ड है। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस V इन्फिनिटी, हम लोग देखेंगे कि ये चार्ज उस पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेटली प्रोपोर्शनली आएगा। ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो गया एक तरह से। और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बनेगा वहां पे, वो हम लोग देखेंगे कि वो एक ऐसा कांस्टेंट होगा जो फिजिकल डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा, सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा। तो उसी कांस्टेंट को हम लोग बोल रहे हैं कैपेसिटेंस। ठीक है ना, देखो कैपेसिटेंस उस कंडक्टर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी हो गई जो डायमेंशंस वगैरह पे डिपेंड कर रही है। अब उस कंडक्टर को चार्ज दो या चार्ज ना दो, मैंने जैसे कहा ना कि एक मग है, सिंपल एक कप है, अगर तो उस कप की कैपेसिटी तो है ही है, जो भी उसकी कैपेसिटी होगी 200 ml 300 ml। अब उसमें वाटर हो या वाटर नहीं हो, ठीक है ना, तो सिमिलरली वैसे ही कंडक्टर के लिए भी है। हर एक कंडक्टर की अपनी एक कैपेसिटी है जो उसके डायमेंशंस पे डिपेंड करेगी। और यहाँ पे जिस कैपेसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, दैट कैपेसिटी इज रिलेटेड विद चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग यूनिट निकालें तो यूनिट क्या बनेगा, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो देखो एक यूनिट तो यही बन जाएगा, कूलम पर वोल्ट, और इसी को हम लोग बोलते हैं फैरेड, इसी को हम लोग बोलते हैं फैरेड। लेकिन ध्यान रखना, फैरेड जो है वो एक तरह से बहुत बड़ा यूनिट है कैपेसिटेंस का।
तो नॉर्मली जो हमको कैपेसिटर मिलेंगे उनके यूनिट्स जो होंगे वो माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड इस फॉर्म में होंगे। फैरेड एक बहुत बड़ा यूनिट है, बट ऑफ कोर्स फैरेड इज ऐसा यूनिट। कूलम पर वोल्ट बोलो या फिर इसको फैरेड बोलो, ठीक है। एक और तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक और लिख सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू चार्ज stored by the conductor per unit potential difference। चार्ज stored by the conductor per unit potential difference, तो C को लिख सकते हैं Q अपॉन डेल्टा V, वही सेम एक्सप्रेशन है। बस समझना ये ध्यान से कि ये डेल्टा V कौन से दो पॉइंट्स के बीच में है, ठीक है ना। ये है बिटवीन दोज पॉइंट्स वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, क्योंकि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा वहीं पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर्ड होगी, ठीक है। अभी हम एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नोट कर लो, नोट करना है तो। तो नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। देखो कंडक्टिंग वर्ड नहीं भी यूज करेंगे तो मतलब कंडक्टिंग ही है, कंडक्टर्स को ही हम लोग कैपेसिटर की कैटेगरी में रखेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। अब देखो कंडक्टिंग स्फीयर हो या फिर कंडक्टिंग शेल हो, दोनों का मतलब सेम होगा, क्योंकि जो भी चार्ज देंगे सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो, चार्ज सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, उसके सरफेस पे। तो इट इज एज गुड एज अ सिंगल शेल, थिन शेल। तो अगर हम एक कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं इसमें, ठीक है, सपोज इसका रेडियस आर है, तो इसको हम जो भी चार्ज देंगे वो सारा का सारा चार्ज क्या इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके सरफेस से स्टार्ट होके, इसके सरफेस से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक स्फेरिकली सिमेट्रिक जाएंगी, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है कि भाई इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है वो कहाँ स्टोर्ड है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ चार्ज इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कैपिटल आर से लेके इन्फिनिटी के बीच में स्टोर्ड है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर्ड फ्रॉम आर इक्वल टू कैपिटल आर टू आर इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसके सरफेस पे हम कोई पॉइंट ए ले लेते हैं, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या लिखेंगे, पॉइंट ए का पोटेंशियल का फॉर्मूला है हमारे पास 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर, मालूम है सभी को। इसके बाद इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या है, 0। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखें, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होगा वी ए माइनस वी इन्फिनिटी, तो ये आएगा Q अपॉन 4πε0 R। देखो ध्यान से, तो यहाँ से अगर हम Q की वैल्यू लिखें, Q इज इक्वल टू 4πε0 R
और इनटू डेल्टा वी। देखो ध्यान से आ रहा है, तो ये जो क्यू आएगा, तो ये क्यू डेफिनेटली डेल्टा वी के प्रोपोर्शनल होगा, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसी को हम लोग बोल रहे हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, तो हमारे पास इस स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो तुम ध्यान से देख सकते हो किस पे डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस। तो ये एप्सिलॉन नॉट हो गया सराउंडिंग मीडियम, और आर हो गया उसका रेडियस, यानी फिजिकल डायमेंशंस एंड सराउंडिंग मीडियम, दो पे डिपेंड कर रहा है। देखो कैसे निकाला है। तो किसी भी सिस्टम का एक्स वाई जेड अगर हमें कैपेसिटेंस निकालने के लिए आएगा तो प्रोसेस यही है। प्रोसेस ये है कि हम उस सिस्टम को, अगर सिंगल कंडक्टर है तो हम उसको कुछ चार्ज दे देंगे, उसको चार्ज देने के बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है। जिन दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंडेड है उनके बीच में हमें निकालना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग देखेंगे तो चार्ज के प्रोपोर्शनल आएगा, या चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल आएगा। तो जो Q प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V C बनेगा वो उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, सीधा सीधा। ठीक है, यस सर। अब होता क्या है कि कैपेसिटर को हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ध्यान से सोचना, तो बैटरी का भी यही काम है। बैटरी और कैपेसिटर दोनों ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस? क्यों भाई, कोई बताएगा मोटा मोटा डिफरेंस क्या है? कैपेसिटर एज वेल एज बैटरी बोथ आर storing electrical energy in the form of charge. So what is the difference? तो डिफरेंस उसका ये है कि बैटरी स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी कैन सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, whereas a capacitor will supply electrical energy for a very short duration. बट फर्क ये है कि बैटरी क्या है कि बैटरी एक कांस्टेंट वोल्टेज, या ऐसे समझो कि बैटरी एक कांस्टेंट करंट फॉर लॉन्ग टाइम मेंटेन रख सकती है। लेकिन एक कैपेसिटर क्या होगा कि कैपेसिटर अपनी सारी की सारी एनर्जी ऐसे समझ लो इंस्टेंटेनियसली प्रोवाइड कर सकता है। एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कैमरे का जो फ्लैश है उसमें कैपेसिटर्स का यूज होता है, क्योंकि हमें चाहिए क्या होता है, हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन चाहिए। अगर हम उतना पावर का बल्ब लगा देंगे और बैटरी से सप्लाई करेंगे तो बहुत एनर्जी चली जाएगी। बट क्योंकि हमें मालूम है कि पिक्चर क्लिक होने के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चाहिए, तो उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर वो सारी की सारी एनर्जी डिसिपेट कर सकता है। तो कैपेसिटर और बैटरी में ये फर्क है। बैटरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करेगी फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एंड कैपेसिटर विल स्टोर वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बट इट कैन डिलीवर इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो ऑब्वियसली दोनों के अपने अपने यूज हैं। जहां बैटरी का यूज है वहां बैटरी यूज करते हैं, जहां कैपेसिटर है वहां कैपेसिटर। बट दोनों ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस हैं। बट अब इसमें एक खास बात क्या है कि कभी भी जो कैपेसिटर है वो सिंगल कंडक्टर एज अ कैपेसिटर यूज नहीं होता है, हमेशा पेयर ऑफ कंडक्टर्स लेते हैं। क्योंकि है क्या है, जैसे ये जो कंडक्टर है इसने चार्ज स्टोर भले ही कर लिया है, इसकी एनर्जी भी निकल आएगी, बट हम लोग बोलते हैं कि ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हमारे लिए वायबल नहीं है। वायबल इसलिए नहीं है कि सपोज अगर तुम्हें ये कंडक्टर दिया जाए, इसको एनर्जी दे चार्ज दे दिया गया और तुम यहाँ से लेके घर तक जाओगे तो तब तक ये डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज इसलिए हो जाएगा
क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड है। तो इसका मतलब ये होगा इन्फिनिटी तक कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रास्ते में पड़ेगा तो क्या वो इस पे अट्रैक्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्ट हो गया तो धीरे धीरे ये रखे रखे डिस्चार्ज हो जाएगा। तो एक तरह से इसकी जो एनर्जी है वो वायबल नहीं है, एनर्जी है तो बट हम यूज नहीं कर पाएंगे, खराब हो जाएगी एनर्जी मैक्सिमम। तो हमें करना क्या होता है, हमें जो इसकी एनर्जी जो इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है, इसका एनर्जी कहाँ से कहाँ तक, आर से इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है। तो अगर हमसे ये कहा जाए कि भाई एनर्जी एक फाइनाइट वॉल्यूम में कन्फाइंड है, तो हम उसको कवर करके या कैसे भी दूसरे और इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे चार्जेस से डिसिपेट होने से बचा सकते हैं। तो सिंगल कंडक्टर में कभी भी ऐसा नहीं होगा, सिंगल कंडक्टर का एनर्जी हमेशा इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसलिए सिंगल कंडक्टर को हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। और इसके बदले क्या करते हैं, इसके बदले हम दो कंडक्टर्स लेते हैं, कंडक्टर्स के एक पेयर लेते हैं, और पेयर लेने से क्या होता है कि एनर्जी कन्फाइंड हो जाती है। देखते हैं कैसे। तो पहले तो ये लिख देना कि भाई क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, नीचे नोट करके लिख सकते हैं, सिंगल आइसोलेटेड conductor is not used as a capacitor because its energy is spread over a large volume. Energy is spread over a large volume and hence it may not be feasible to secure it over a large time due to stray charges। ठीक है, तो नीचे इसके लिखेंगे टू ओवरकम दिस इशू generally a pair of conductors are used having equal and opposite charges। ठीक है ना। तो देखते हैं कौन कौन से कैपेसिटर हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कैपेसिटर है दैट इज, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगेन कॉन्सेप्ट कुछ भी नया नहीं है, हम लोगों ने मेटल प्लेट्स पढ़ रखी हैं, पैरेलल मेटल प्लेट्स, तो उसी का एप्लीकेशन है एक तरह से। तो सपोज हमारे पास दो मेटल प्लेट्स हैं विच आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। अभी बताओ कि एक को अगर हम प्लस क्यू और एक को माइनस क्यू चार्ज दें तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो हमको मालूम है कि प्लस चार्ज जो है वो सारा का सारा यहाँ हो जाएगा और माइनस चार्ज सारा का सारा यहाँ आ जाएगा। भाई ऐड करके हाफ इधर दोगे हाफ उधर दोगे तो ऐड करोगे तो जीरो ही आएगा। इसका मतलब प्लस सारा का सारा अंदर वाले राइट सरफेस पे और माइनस सारा का सारा लेफ्ट सरफेस पे। तो जो भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इन्हीं दोनों प्लेट्स के बीच में आएगा। और ऐसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कन्फाइंड एनर्जी बोल सकते हैं। इस केस में तुम ध्यान से देखो तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यानी जो भी एनर्जी है इस कैपेसिटर की वो इसके बीच में ही है। बीच में है यानी कि कन्फाइंड है, और कन्फाइंड है का मतलब है कि हम इसको दूसरे और चार्जेस से दूसरे और उससे डिस्चार्ज होने से बचा सकते हैं। तो ये एनर्जी हमारे लिए यूजेबल होगी, इसको यूज कर पाएंगे। तो आगे एज्यूम कर लेते हैं, जैसे इसका कैपिटल ए ले लेते हैं। कैपिटल ए हो जाएगा इसका प्लेट एरिया, ठीक है, और डी हो जाएगा इन दोनों के बीच का गैप। तो प्रोसेस बताओगे इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालें। तो भाई प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि प्लेट ए और बी के बीच में हमें
पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, क्या आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम है हम लोगों को, निकाल चुके हैं पहले ही, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इसमें कोई डाउट, बताना कोई स्टेप अगर डाउट लगे तो। इसके बाद हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, हमें तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई इंटू डी, ये हो जाएगा क्यू इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और वी ए माइनस बी बी को हम लोग क्या लिख देंगे, डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से देखो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और इंटू डेल्टा वी। देखो तो अगेन ये प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी आ रहा है, तो यहाँ से ये पर्टिकुलर थिंग, ये पर्टिकुलर कांस्टेंट जो है इसका कैपेसिटेंस बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैपेसिटेंस हमें इसका याद रखना है। देखो इसी में चाहो तो एक पॉइंट ऐसे नोट करके लिख सकते हैं, इफ प्लेट्स आर गिवन अनइक्वल चार्जेस, सपोज अगर हम अनइक्वल चार्ज देते हैं इन दोनों को, तो क्या होगा, तो आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना तो आता ही है, ये Q1 है ये Q2 है। इस बार डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो देखोगे तुम इस बार Q1 प्लस Q2 बाई 2 इधर आएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2 इधर आएगा, ठीक है। और बचा हुआ ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, और इधर की तरफ हो जाएगा सपोज प्लस का कितना चार्ज आएगा, इधर इधर आएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2, और इधर हो जाएगा उतना ही माइनस, ये हो जाएगा माइनस का Q1 माइनस Q2 बाई 2, प्लस का Q1 माइनस Q2 बाई 2 एंड माइनस का Q1 माइनस Q2 बाई 2। अब क्या है यहाँ पे, अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों प्लेट्स के बीच में भी एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने Q1 Q2 से बड़ा ले लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर दिखा दिया है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। बट कैपेसिटर में क्या होता है कि कैपेसिटर में जो एनर्जी इन्फिनिटी वाली एनर्जी होती है वो एनर्जी एक तरह से यूजेबल एनर्जी नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी हम इस कैपेसिटर को किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे या कुछ भी चीज इससे कनेक्ट करेंगे, मतलब इसको एज अ कैपेसिटर जब भी हम यूज करेंगे तो हमारे पास जो यूजेबल एनर्जी आएगी वो यही वाली एनर्जी होगी, ठीक है। या फिर हम ऐसे बोले कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में अगर निकालोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या निकल के आएगा बताओगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी Q1 माइनस Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी होगी। तो अगर हम इसको डेल्टा वी लिखें तो यहाँ से देखोगे अगर तुम, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू, या डेल्टा वी को इधर रखो, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 इज इक्वल टू आएगा
ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और इनटू डेल्टा वी। तो हमको मालूम है ये सी है, ये डेल्टा वी है, तो ये जो है ये पार्ट कहलाता है चार्ज ऑन कैपेसिटर। मतलब कहने का ये है कि हम कैपेसिटर के ऊपर जिस चार्ज को कंसीडर करने वाले हैं वो सिर्फ वही वाला चार्ज होना चाहिए जो आमने सामने वाली प्लेट्स पे इक्वल एंड अपोजिट आ रहा है, क्योंकि उसी की वजह से जो एनर्जी है ये बीच में जो कन्फाइंड एनर्जी है ये हमारे लिए यूजेबल एनर्जी का फॉर्म बनेगा। जो बाहर वाली एनर्जी है वो हमारे लिए यूजेबल एनर्जी नहीं बनेगी। ठीक है ना, बोलो। ठीक है ना, ठीक है ना। दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स इसमें लिए, अंदर वाले को हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, बाहर वाले को माइनस क्यू चार्ज दिया है। तो जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा अंदर वाले के बाहर वाली सरफेस पे आ जाएगा और बड़े वाले शेल के इनर सरफेस पे आ जाएगा। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद हमने पॉइंट ए का पोटेंशियल निकाला, यानी अंदर वाले का पोटेंशियल, पॉइंट बी का पोटेंशियल निकाला है, बाहर वाले का पोटेंशियल, सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से डेल्टा वी आ गया। और डेल्टा वी अपने आप क्यू के प्रोपोर्शनल आएगा या क्यू डेल्टा वी के प्रोपोर्शनल आएगा। तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो कैपेसिटेंस बन गया। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, ध्यान रखना इसमें हम लोग टू लॉन्ग कोएक्सियल सिलेंड्रिकल शेल्स ले रहे हैं हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। मतलब मेरा फोकस यहाँ पे लॉन्ग पे है, लॉन्ग लेना जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग नहीं होगा तो फिर हमारे पास फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन नहीं बनेगा। तो देखो इसमें इस तरह से ये दो शेल्स हो गए। ठीक है, सपोज हम इसका जो कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं
वो इनके एल लेंथ का कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं, क्योंकि इनफाइनेटली लॉन्ग है तो पूरे का तो कैपेसिटेंस क्या निकालेंगे, एल लेंथ का निकाल रहे हैं कैपेसिटेंस। एंड सपोज एल लेंथ में जो चार्ज इनके पास है, एल लेंथ में अंदर वाले के पास प्लस क्यू चार्ज है और उसी एल लेंथ के लिए बाहर वाले के पास माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है ना, पहले की तरह, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सिलेंड्रिकली आउटवर्ड होंगी इस तरह से। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिलेंड्रिकली आउटवर्ड होगा। तो पहले की तरह हम अंदर वाले पे पॉइंट ए और बाहर वाले पे पॉइंट बी लेंगे, तो हमें वी ए माइनस वी बी निकालना है। कैसे निकालना है वी ए माइनस वी बी? यहाँ पे अब यहाँ पे पोटेंशियल का तो फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे लिखने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो अंदर वाला प्लस क्यू चार्ज है वो उसके सेंटर पे लैम्डा की तरह काम कर रहा है, और लैम्डा का फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई अपसाइलन नॉट आर। लैम्डा की जगह यहाँ पे क्यू बाई एल आ जाएगा अपॉन 2 पाई अपसाइलन नॉट आर। तो अगर हमें ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो डीवी को लिख सकते हैं हम लोग माइनस ई डॉट डी आर। देखो तो यहाँ से आएगा डीवी इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 2 पाई अपसाइलन नॉट एल 1 अपॉन आर इंटू डी आर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे आर इक्वल टू, अब सपोज अंदर वाले का रेडियस R1 और बाहर वाले का रेडियस R2 ले लें, या ए और बी ले लो, एक ही बात है, R1 टू R2। ठीक है ना, R इक्वल टू R1 टू R इक्वल टू R2 इंटीग्रेट करो तो ये हो जाएगा पॉइंट ए से पॉइंट बी। तो माइनस इधर ले आओ तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई अपसाइलन नॉट एल और एल एन ऑफ R2 बाई R1। देखो आ रहा है, तो यहाँ से Q को लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई अपसाइलन नॉट एल अपॉन एल एन ऑफ R2 बाई R1 इंटू डेल्टा वी। तो ये इसका कैपेसिटेंस C बन गया। ध्यान रखना ये जो कैपेसिटेंस हम लोगों ने निकाला है ये एल लेंथ का कैपेसिटेंस है, लेकिन ये जो सिलेंडर है ये एल लेंथ के नहीं है, ये इनफाइनेटली लॉन्ग है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ये तभी वैलिड होगा जब इनफाइनेटली लॉन्ग बनेगा। क्लियर है? बोलो कोई डाउट है बताओ। तो ये 3 कैपेसिटर हैं जिनका कैपेसिटेंस का जो प्रूफ है ये भी शायद मुझे लगता है कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो कहीं किसी स्टेप में डाउट है तो बताओ। सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें मुझे लगता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ज़्यादा आता है। अब वो वैसे तो है तो एक ही लाइन का, बट अब अगर बोर्ड में ज़्यादा मार्क्स के लिए आएगा तो तुम्हें अपने आप स्टेप्स थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे।
ठीक है सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कैसे लिखी सर एक बार समझा दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, थोड़ा गॉस लॉ याद करो पुराना थोड़ा सा। सिलिंड्रिकल सरफेस लेकर के सर वहां सॉल्व किया हाँ, था एक क्यू हमने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाई है इस तरह से, और ये देखा कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा वो इस पे एक लाइन चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा और बाहर वाले चार्ज का ठीक है कोई सर समझ गए। अब इस केस में हमारे पास पोटेंशियल का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं था, तो हमें निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो वो मेथड यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं कैपेसिटर्स का सर्किट में कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में कैपेसिटर का जो सिंबल है वो, या तो हम इसको सिंपली इस तरह से डिनोट करते हैं। भाई बैटरी में एक प्लेट थोड़ी बड़ी होती है, एक प्लेट थोड़ी छोटी होती है, कैपेसिटर में दोनों प्लेट्स सेम साइज की होंगी, या फिर एक प्लेट स्ट्रेट रहती है और एक प्लेट इस तरह से थोड़ा कर्व्ड रहेगी। तो ये कैपेसिटर का सिंबल हो गया, इलेक्ट्रिकल सिंबल। तो अगर इनका हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखें, अगर दो अलग अलग कैपेसिटर हैं और उनको हम बैटरी से कनेक्ट करें, देखना ध्यान से जरा। ठीक है, सपोज ये दो अलग अलग कैपेसिटर हैं C1 एंड C2। तो ये जो दो टर्मिनल हैं वो इनकी दो प्लेट्स हो गई। जैसे मान लो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कुछ भी समझना हो तुम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में समझ सकते हो, बाद में वहां पे सभी टाइप के कैपेसिटर्स वैलिड होंगे। ठीक है, और इसको हम अगर बैटरी से कनेक्ट करते हैं, देखो ध्यान से, बैटरी का ईएमएफ हो गया सपोज ई। ठीक है, तो बैटरी का काम क्या होगा, बैटरी जो है वो, अब जैसे रेजिस्टेंस कनेक्ट करते थे तो बैटरी रेजिस्टेंस को चार्ज सप्लाई करती थी, क्योंकि बैटरी का ये जो पॉइंट ए है हायर है और ये जो पॉइंट बी है लोअर है, तो चार्ज को हायर से लोअर जाने के लिए एक रास्ता मिल गया एक तरह से। तो वही काम यहाँ भी होगा। ठीक है, करंट वाले सर्किट्स में हम लोग करंट दिखाते थे, यहाँ पे हम लोग चार्ज दिखाएंगे। लेकिन ध्यान रखना कि जितना चार्ज बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा उतना ही चार्ज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे वापस भी आना चाहिए। ठीक है, अब ये चार्ज पहले जिस प्लेट पे पहुंचेगा तो वो प्लस क्यू हो जाएगी, और ऐसे समझ लो कि इस प्लेट से प्लस क्यू चार्ज निकल जाएगा। अब अगर इससे प्लस क्यू निकल गया सेकेंड प्लेट से, तो इसके ऊपर माइनस क्यू आ जाएगा, फिर ये प्लस क्यू इसके इस प्लेट पे पहुंचेगा और इस पे माइनस क्यू आ जाएगा इधर से, क्योंकि प्लस क्यू निकल जाएगा। बताओ ये प्रोसेस समझ में आया या नहीं? यस सर। तब तक ऐसा होगा जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बैटरी के अक्रॉस और उन कैपेसिटर्स के अक्रॉस इक्वल नहीं हो जाता है। हालांकि ये काम होने में बिल्कुल सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, मतलब इधर तुमने कनेक्शन किया उधर कैपेसिटर्स चार्ज हो जाएंगे। ठीक है ना? तो एक और कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है करंट वाले सर्किट्स में और कैपेसिटर में। करंट में जैसे मान लो कि अगर हमने यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगाए होते, इमेजिन करो, ठीक है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि करंट आई इसमें फ्लो कर रही है। कितना करंट आई फ्लो करती है? तो हम लोग बोलते हैं करंट की वैल्यू होती है E अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये जो करंट लिखते हैं ना हम लोग, करंट अगर लिख रहे होते हैं तो करंट के लिए यूज करते हैं करंट इज फ्लोइंग इन दी सर्किट। तो वो करंट इस सर्किट में कंटिन्यूअसली फ्लो होती रहती, यानी इस बैटरी को कंटिन्यूअसली वर्क करते रहना पड़ेगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस में कंटिन्यूअसली एनर्जी लॉस हो रहा होता और बैटरी उसको कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रही होती।
तो करंट के लिए बोलते हैं करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। लेकिन जब चार्ज वाला सर्किट होगा, कैपेसिटर के सर्किट होंगे, तो कैपेसिटर के सर्किट में हम लोग ये नहीं बोलते हैं, कैपेसिटर के सर्किट में हम लोग बोलते हैं चार्ज हैज फ्लोन इन द सर्किट। मतलब ऐसे समझ लो कि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंग्लिश के हिसाब से, और ये पास्ट टेंस बनेगा। मतलब ये जो मैंने क्यू दिखाया हुआ है, दिस इज नॉट फ्लोइंग इन द सर्किट, दिस हैज फ्लोन इन द सर्किट। कब फ्लो हुआ होगा? तो जैसे ही हमने इस सर्किट को क्लोज किया होगा वैसे ही फ्लो हो गया होगा, और जैसे ही ये दोनों कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे, फर्दर इस ब्रांच में करंट की वैल्यू 0 होगी, फिर कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो जनरली जो भी चार्ज तुम्हें यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये फ्लो हो नहीं रहे हैं, ये फ्लो हो चुके हैं, पास्ट टेंस है। ये बात दिमाग में रखना। केवीएल कैसे लगाएंगे? दूसरी बात, केवीएल लगाने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है। हम बैटरी के किसी भी टर्मिनल से शुरू करते हैं, जैसे इस डायरेक्शन में, तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले पड़ रहा है? बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले है? -E, अगर बी की तरफ से आ रहे हैं तो। फिर इधर से ऊपर चलते हैं, तो कैपेसिटर का कौन सा टर्मिनल पहले पड़ रहा है? पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट? तो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पड़ रही है, तो इसको लिखेंगे प्लस Q/C1। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? Q को लिखते हैं C डेल्टा V, तो डेल्टा V की वैल्यू होगी Q/C, तो ये हो गया प्लस Q/C। फिर दूसरे कैपेसिटर पे आ जाओ, दूसरे कैपेसिटर की कौन सी बैटरी प्लेट पहले पड़ रही है? उसकी भी प्लस पड़ रही है, तो प्लस Q/C2 और इक्वल टू 0। देखो, तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा Q1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू E। ये हो गया व्हेन दीज टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। और इन दोनों का अगर हमें कॉम्बिनेशन निकालना है, तो कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग ये बोलेंगे कि इन दोनों का एक सिंगल कॉम्बिनेशन तब बोलेंगे जब जितना चार्ज इन दोनों ने कंबाइन फ्लो कराया है, उतना चार्ज एक अकेले कैपेसिटर सर्किट में फ्लो कराए, तब हम बोलेंगे कि वो इसका इक्विवेलेंट है। यानी इस प्लेट पे प्लस Q, इस प्लेट पे -Q, और फिर से उसमें भी KVL लगाओ, क्या बनेगी इक्वेशन? तो इसमें बनेगी -E प्लस Q/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा Q इंटू 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E। तो देखो 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा कि 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2। मतलब कि अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो कैपेसिटर्स का जो इक्विवेलेंट है वो रेजिस्टेंस के पैरेलल वाला जैसा फॉर्मूला है। ठीक है, एक और बात मुझे तुम बताओ कि इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 और इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 में क्या रिलेशन होगा? तो देखो कि V1 की वैल्यू होगी Q/C1 और V2 की वैल्यू होगी Q/C2। तो यहाँ से तुम ध्यान रखना कि सीरीज में वोल्टेज का जो डिवीजन है वो कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में होगा। रेजिस्टेंस जब सीरीज में थे तो वोल्टेज का जो डिवीजन था वो रेजिस्टेंस के रेशियो में था। कैपेसिटर्स जब सीरीज में है तो वोल्टेज का जो डिवीजन है वो कैपेसिटेंसेस के इनवर्स रेशियो में है। बताओ ये जो एनालिसिस है सामने क्लियर है या नहीं? ये जो भी चार्ज मैंने दिखाया हुआ है सर्किट में, दिस चार्ज हैज फ्लोन इन द सर्किट। जब हम लोग लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, लेट Q हैज फ्लोन इन द सर्किट व्हेन स्विच वाज क्लोज्ड, बिकॉज Q इज नॉट चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट होता है। देन देखो सेकंड भी फिर अपने आप समझ सकते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
ये हो गया C1 C2 बैटरी E। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर बैटरी से Q चार्ज निकला है और बैटरी को Q चार्ज वापस मिला है, तो यहाँ पे ये Q चार्ज इन दोनों कैपेसिटर्स में डिवाइड होगा Q1 और Q2 में। तो इस पे इधर प्लस Q1 माइनस Q1, इस पे इधर प्लस Q2 एंड माइनस Q2। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो Q1 अपॉन C1 होगा वो इक्वल होगा Q2 अपॉन C2 के, और वो इक्वल होगा E के, क्योंकि तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी EMF के ही इक्वल है। तो यहाँ से Q1 हो जाएगा C1E और Q2 हो जाएगा C2E। और हमें मालूम है कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 है। ऊपर वाले एक्सप्रेशन से, ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन से Q की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इंटू E। ये हो गया C1 इंटू E और ये हो गया C2 इंटू E। तो यहाँ से आ जाएगा एक्सप्रेशन C इक्विवेलेंट इज C1 प्लस C2। यानी अगर पैरेलल में है तो कैपेसिटेंसेस डायरेक्ट ऐड हो रहे हैं। और यहीं से एक बात और सामने आएगी कि जो चार्ज का डिवीजन है वो ध्यान से देखो तो कैपेसिटेंसेस के रेशियो में है। रेजिस्टेंस से सारे फॉर्मूले उल्टे हैं, जस्ट अपोजिट। रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं और करंट डिवाइड होता है तो करंट का डिवीजन तुम्हें याद होगा रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में है। यहाँ पे जब चार्ज डिवाइड हो रहा है तो चार्ज का जो डिवीजन है वो कैपेसिटेंस के रेशियो में आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होता है वो होता है IR, यानी वोल्टेज जो है वो R के प्रोपोर्शनल होता है, और कैपेसिटेंस में जो वोल्टेज है वो है Q/C, और वो C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसीलिए सारे के सारे फॉर्मूले जो है वो एक तरह से इन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें पहले थोड़ा इक्विवेलेंट के एक दो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल, n identical plates are kept equally spaced and parallel to each other as shown. प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, 3, इस तरह से करते करते nth प्लेट है। ठीक है, और इक्वली स्पेस्ड है। इसमें ईच प्लेट एरिया इज A एंड सेपरेशन कोई भी दो के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव के बीच में D है। तो हमें कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम निकालना है, कितना होगा, निकालोगे? देखो n आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, दे आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। तो इस सिस्टम का हमको कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ठीक है, देखो कैपेसिटेंस में मैंने कहा ना कि अब जैसे दो प्लेट होती हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि एक को प्लस क्यू दिया, एक को माइनस क्यू दिया। इसको तुम ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हो कि जैसे दो प्लेट हैं, एक को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, एक को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। तो बैटरी एक को प्लस क्यू चार्ज देगी और दूसरे से प्लस क्यू चार्ज ले लेगी।
या ऐसे बोल सकते हो एक को प्लस क्यू देगी, एक को माइनस क्यू देगी, तो ओवरऑल बैटरी में चार्ज कंजर्वेशन रहेगा। तो हम इसी तरह से ये जो टर्मिनल है पॉइंट ए पॉइंट बी, इन दोनों टर्मिनल्स को बैटरी से कनेक्ट करेंगे। निकालो, देखो निकाल सकते हो। देखो प्रोसेस वैसे ही लगाओ जैसे बिल्कुल बेसिक बताया है। तो एक प्लेट को प्लस क्यू दे दो और सबसे लास्ट वाली को माइनस क्यू। ठीक है, अब तुम डिस्ट्रीब्यूट करो चार्ज। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बीच में किसी को चार्ज नहीं दिया मैंने, तो टोटल को ऐड करके हाफ इधर हाफ इधर, तो वो तो 0 0 हो जाएगा। यानी इधर प्लस क्यू आएगा, इसके सामने इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, इसके सामने माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, इसके सामने माइनस क्यू। देखो, तो एक तरह से ये हर एक कैपेसिटर सी हो गया है। हो गया नहीं हो गया है? इसमें सी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो सी की वैल्यू आएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब सिर्फ ये बताओ, ये सारे कैपेसिटर्स सीरीज में है या पैरेलल में है? हम्म, सारे के सारे कैपेसिटर्स सीरीज में है। ऐसे सोचो कि एक तरफ से जो क्यू चार्ज गया है, ऐसे सोचो कि क्यू जो गया, क्यू डिवाइड हो रहा है या सभी को क्यू सेम मिल रहा है? सभी को क्यू सेम मिल रहा है। अगर सभी को क्यू सेम मिल रहा है मतलब वो सीरीज में हो गए, और सारे के सारे सीरीज में है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज में लिखते हैं 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू। इस तरह से करेंगे तो ये 1 अपॉन सी एन माइनस वन आएगा। ठीक है ना, तो ये n माइनस वन टाइम्स 1 बाई सी बन जाएगा। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन n माइनस वन इंटू डी। ये आंसर हो जाएगा इसका। निकाल लिया था या कोई डाउट है, बताओ। नहीं सर, हो गया। हो गया, ठीक है। और देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में और भी थोड़े से वेरिएशंस करते हैं कई बार। जैसे सपोज ये 4 प्लेट्स हैं, ठीक है, और इसमें से हम लोगों ने प्लेट 1 और प्लेट 4 को आपस में कनेक्ट कर रखा है। नंबरिंग हटा दो। 2 प्लेट्स को कनेक्ट कर रखा है इस तरह से, और हमें कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम बिटवीन ए एंड बी। ठीक है ना, इसमें हर एक का प्लेट एरिया ए और गैप जो है वो डी है, सेम गैप है। क्या आएगा देखो, each plate area is A and separation is D. फर्स्ट एंड फोर्थ को हमने आपस में वायर से कनेक्ट कर रखा है। सबसे पहले ये पता कर लो कि कैपेसिटर कितने बन रहे हैं। तो देखोगे तो ये 3 कैपेसिटर हैं, C1 C2 C3। ठीक है, एक कैपेसिटर है ए और बी के बीच में, ये वाला। एक कैपेसिटर है ए और इसके बीच में, और एक कैपेसिटर है बी और इसके बीच में। और ध्यान से देखो तो ये दोनों वायर से कनेक्टेड हैं। तो एक काम करो, इनको हम अलग अलग नाम नहीं दे रहे हैं, इनको नाम भी हम सेम दे देते हैं। सी फॉर तो कैपेसिटर है तो ए बी, और इसको प्लेट ई और इसको प्लेट एफ बोल देते हैं, या इसको भी प्लेट ई बोल दो। ठीक है, तो क्या करो, पॉइंट ए बना लो और पॉइंट बी बना लो।
क्योंकि हमें ए और बी के बीच में निकालना है कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर C2 तो डायरेक्टली इन दोनों के बीच में है, तो उसको डायरेक्टली इन दोनों के बीच में बना दो, तो ये मैंने C2 बना दिया। ठीक है, फिर एक कैपेसिटर ए और ई के बीच में है। अब ई कोई और पॉइंट है, तो ई मैंने कोई और एक पॉइंट ले लिया है, तो एक कैपेसिटर मुझे बनाना है ए और ई के बीच में, और एक कैपेसिटर मुझे बनाना है ई और बी के बीच में। तो ये हो गया सपोज C1, ये हो गया C3। अब तुम्हें अपने आप विजुलाइज हो जाएगा कितने पैरेलल में है, कितने सीरीज में है। तो इसमें 2 सीरीज में है, ठीक है ना, और एक पैरेलल में है, और वैल्यू तो दो सभी का सेम है, तो सीरीज वाले हो जाएंगे C और C/2। सीरीज में कम हो जाता है ना, और पैरेलल में हो जाएगा C/2 प्लस C। तो C/2 प्लस C, तो ये 3C/2 आएगा। ये होगा 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D। देखो 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D। देखो सर जो डायग्राम बनाया नहीं समझ में आया, फिर से बता दीजिए। बता रहा हूँ मैंने क्या किया। एक तरीका तो मैंने ये लगाया, मैंने क्या लगाया कि एक प्लेट ए हो गई, एक प्लेट बी हो गई। हमें कैपेसिटेंस किसके बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में। तो मैंने एक टर्मिनल ए बना दिया, एक टर्मिनल बी बना दिया, कैपेसिटर ए और बी के बीच में बनाना है। अब ये जो प्लेट बची हुई है, 2 प्लेट, ये आपस में मेटल वायर से जुड़ी हुई हैं, और याद करो मेटल वायर से जुड़े हुए जो भी पॉइंट्स होते हैं वो सेम पोटेंशियल पे होते हैं। तो भले ही वो 2 अलग अलग प्लेट हैं, बट दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसलिए मैंने दोनों को नाम सेम दे दिया। इसको भी ई बोल दिया, इसको भी ई बोल दिया। अब ध्यान से देखो, एक कैपेसिटर ए और बी के बीच में है, तो ये ए और बी के बीच वाला कैपेसिटर मैंने ये बना दिया डायरेक्ट। फिर एक कैपेसिटर ध्यान से देखो तो ए और ई के बीच में है, तो एक कैपेसिटर मैंने ए और ई के बीच में बना दिया, और एक कैपेसिटर बी और ई के बीच में है, तो एक कैपेसिटर मैंने बी और ई के बीच में बना दिया। सर्किट कंप्लीट कर दिया, पता चल गया। बोलो क्लियर है या नहीं। यस सर। या फिर एक सीधा तरीका ये भी है, अब वो चाहे जैसे समझ लो, विजुलाइज करने की बात है। जैसे 3 कैपेसिटर हैं और तीनों एक लाइन में दिख रहे हैं, तो तुम सीधा सीधा एक काम करो, 3 कैपेसिटर एक लाइन में बना लो। ठीक है, बोलो। इसके बाद इनकी नंबरिंग्स दी हुई है। सपोज मान लो ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, ये प्लेट 3 है, ये प्लेट 4 है। तो पहला कैपेसिटर हो गया 1 2 के बीच में, दूसरा कैपेसिटर हो गया 2 3 के बीच में, और तीसरा कैपेसिटर हो गया 3 और 4 के बीच में। ठीक है, अब कौन कौन सी प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हैं उनको कनेक्ट कर दो। तो 1 एंड 4 आपस में कनेक्टेड हैं, तो मैं एक काम करूंगा 1 एंड 4 को आपस में ज्वाइन कर देता हूँ। देखो, और हमें टर्मिनल किस में किसके निकालने हैं, टर्मिनल निकालने हैं 2 और 3 पे। तो 2 और 3 पे मैंने टर्मिनल निकाल दिए, तो यहाँ से भी तुमको विजुलाइज हो जाएगा यही बात। बताओ, यस सर। दिख रहा है ना, ये और ये सीरीज में हो गए, और फिर इसके साथ पैरेलल में। देखो ये कर लो, क्लियर हो जाएगा। लेट्स से टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी, कितना आएगा इसका बता दो। ठीक है, चलो कर लेना, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे डिस्कस।